subjected to, moreover, subjected to chemical treatment for cleaning followed by decalcification. Now I could at least recognize कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में लिखवा रहा हूं. तो अचानक कि आज के बाद जब भी ऐसे लिटरेचर आप पढ़ें, रिवाइज करें घर पे बैठ के, तो घर पे बैठ के आपको डायग्राम पूरा लैंडस्केप मेरे ब्रेन में आना चाहिए कि हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था. ठीक है ना? दैट्स द बेस्ट वे टू रिवाइज. सो ठीक है. मोर ओवर, the bone is being subjected to a chemical treatment for cleaning followed by decalcification, comma, which then observed through its longitudinal section, which then observed through longitudinal section which then observed through longitudinal section exhibit the presence of two morphological areas. Number one, epiphysis part, is observed with two morphological areas, right? Number one, epiphysis part. Epiphysis part क्या होता है? हाइफन देके टर्मिनल एंड्स ऑफ अ बोन. Epiphysis part, हाइफन देके टर्मिनल एंड्स ऑफ अ बोन. And number two, diaphysis. नंबर टू डायाफाइसिस, उसके आगे हाइफन देके लिखे लॉन्ग शाफ्ट ऑब्लिक लेंथ ऑफ अ बोन. हाइफन देके लॉन्ग शाफ्ट, जो लंबाई वाला हिस्सा है, ऑब्लिक लेंथ ऑफ अ बोन. लिखा यहां तक सबने? अब लिखे पैराग्राफ चेंज करके, फॉर better histological study, the diaphysis part of a long bone is being observed. For better histological study, diaphysis part of a long bone is observed because in a cross section, चाहे LS में देखे चाहे TS में देखे, राइट? किसी भी क्रॉस सेक्शन में देखे. For better histological study, the diaphysis part of the bone is being observed because in a cross section from outer to inner, following three consecutive layers of bones are present. Number one, cortical bone. आज एक तरह से आपको पूरा याद हो जाना चाहिए. वन सर कल समझ लिया था, आज लिखते हुए ना केवल नोट्स बन रहे हैं. नोट्स बनना मुद्दा नहीं है, एक तरीके से रिवाइज करा दे रहा हूं और अदर कॉन्टेक्स्ट. अब आज का जो अगला डिस्कशन है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है दिमाग में कि क्वेश्चन ओरिएंटेड. आज क्या है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा. आज जो पढ़ चुके हो उसके क्वेश्चंस कहां बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा डिस्कशन आगे मूव करेगा. तो चलिए कंटिन्यू करें. सबसे पहला हिस्सा है कॉर्टिकल बोन. ठीक है, हाइफन देखे इसके बारे में दो लाइन लिखे हैं. इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, completely inorganic due to it is the outermost protective covering, completely made up of inorganic deposition of calcium fluoride. Completely made by inorganic deposition of calcium fluoride, right?
यहां तक लिखा सबने, है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग कैल्सलस बोन, पहले, है ना? पहले हेडिंग दीजिए क्योंकि उसके बारे में भी 4 लाइन लिखना है। देन वी विल कम टू द मेजर पार्ट, कॉम्पैक्ट, जिसे कंपाउंड बोन भी कहते हैं। पहले हेडिंग दीजिएगा कैल्सलस बोन। लिखिए, इट इज द सॉफ्टर पार्ट, इट इज द सॉफ्टर पार्ट ऑफ बोन it is the softer part of a bone present in the marrow cavity, present in the marrow cavity. It is the softer part of the bone present in the marrow cavity, occupying the मेडुलरी पार्ट ऑफ बोन। एक्चुअली पूरे, है ना, मेडुलरी पार्ट ऑफ बोन, ब्रैकेट पे लिखिएगा हॉलो पार्ट। हर लंबी हड्डी में बीचों बीच हॉलोनेस रहता है, उसको एक्चुअली मेडुला पार्ट कहते हैं। जब अगर उसको खाली थोड़ी देर के लिए इसको कंसिडर करें कि अंदर पूरा खाली हो, तो दैट कैविटी इज एक्चुअली कॉल्ड मेडुलरी पार्ट ऑफ द बोन। तो वो पूरा भर जाता है इस सॉफ्टर, दिस इज द सॉफ्टर पार्ट ऑफ अ बोन विच ऑक्युपाइज द मैरो कैविटी, है ना, इन द इनर मोस्ट पार्ट कॉल्ड, है ना, मेडुला पार्ट ऑफ द बोन, ब्रैकेट में हॉलो पार्ट। लिखा यहां तक? आगे लिखें, आगे इसमें ऐसे लिखें, द cancellous bone is characterized by presence of small minute cavities the cancellous bone is characterized by presence of small minute cavities called cancelli। उन कैविटीज को कैल्सली कहते हैं। कॉमा, ऐसा सेमी कोलन देके आगे लिखें, दीज आर फॉर्म्ड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड इन्वेजिनेशंस। द कैल्सलस बोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, पहले तो पोजीशन बता दी सबसे, बोन का इनर मोस्ट पार्ट जो हॉलो होता है, मेडुला पार्ट, उस जगह को ऑक्युपाई करते हुए, मैरो कैविटी बनाते हुए, ये बोन एक बहुत ही नरम हिस्सा, हड्डी का नरम, जबकि हड्डी डे वन से बोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हार्डनेस, तो उसका कोई भी हिस्सा सॉफ्ट की तो गुंजाइश ही नहीं है। बट दैट्स द पिक्युलरिटी एंड एक्सेप्शनल अरेंजमेंट द नेचर हैज ऑफर्ड, और जिसके वजह से ही बोन इज बिकम द साइट ऑफ होम्योपोएसिस। क्या क्या रोल प्ले कर पाता है? क्योंकि उसके लिए हर शरीर की सम बोन्स, एनसीईआरटी में लिखा है सम बोन्स, नॉट ऑल बोन्स, थ्रू आउट द स्केलेटन कुछ ऐसी हड्डियां हैं एंड दे आर नेसेसरली लॉन्ग बोन्स, दे आर हिस्टोलॉजिकली बीइंग हैव गॉट दैट सेटअप, जिससे वो अपने अंदर ऑक्युपाई और एकोमोडेट करा पाते हैं दैट कैरेक्टरिस्टिक रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम मैरो कहते हैं। एक्चुअली इट इज मैरो made up of reticular connective tissue, but since inside the bone commonly called bone marrow, which indeed are of two types। फ्यूचर में चल के जब हम दूसरे और चैप्टर्स पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, बोन मैरो में ब्लड कैसे बनता है, ब्लड की हिस्टोलॉजी तो पढ़ेंगे, लेकिन उस हिमेटोलॉजी के साथ हम हीमोपोइसिस भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है पीएमटी में कि आरबीसी के जो स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन में कब न्यूक्लियस बाहर अंदर जो भी है, और व्हाट आर दो चेंजेस, विटामिन का कब क्या रोल होता है। नाउ दोस आर दोस पिकुलियर क्वेश्चंस। तो जिस दिन हम ऐसा कुछ बात कर रहे होंगे, I doesn't have to give and insist on what is bone marrow। bone marrow क्या है, वो तो बोन के साथ पहले ही समझ लिया कि यहाँ उसको एक anatomical space मिला है while an organism's body grow during embryonic development inside the bone। और ये तो पहले दिन से नहीं होता है, क्योंकि खुद हिमोपोइसिस एक ऑर्गेनिज्म, सपोज से ह्यूमन बीइंग, उनके लाइफ स्पैन में, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आ चुका है, यही नीट में आया था फेज 2 के क्वेश्चन में कि क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो में हिमोपोइटिक ऑर्गन कौन होता है, ठीक है ना, आंसर था लिवर। आंसर क्या था? क्योंकि योक सैक ऑप्शन में नहीं था। शुरू में योक सैक होता है, जैसे जैसे बच्चे का बर्थ होने का समय आता है, फीटल लाइफ चल रहा होता है, तब लिवर। बर्थ हो जाता है 6 महीने बाद,
बर्थ के भी 6 महीने बाद वो काम लिवर किसको किसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, टू बोन मैरो। क्यों? क्योंकि बर्थ होते सी पूरे शरीर स्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज। 6 महीने में एटलीस्ट कुछ मेन लिम्ब बोन्स अपना ऑसिफिकेशन कर चुके होते हैं। सबको आ रहा है कंसेप्ट समझ में? और अगर ऑसिफिकेशन होगा तो हड्डी बनेगा, हड्डी लॉन्ग बोन्स अपने अंदर अंदर स्पेस बनाते हैं। वो भी 5 साल की उम्र तक पूरे एपिफाइसिस से लेके, ये सब बातें आगे चल के वही सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं हम बीच बीच में बता सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए जो चीज जहां रिलेटेड है वहां कनेक्ट कर दिया जाए। तो हड्डी जो है 5 साल की उम्र तक भी जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं उनमें एपिफाइसिस हो चाहे डायफाइसिस हो, पूरी जगह रेड बोन मैरो भरा रहता है। 5 साल की उम्र के बाद से धीरे 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 डायफाइसिस एरिया का रेड बोन मैरो कन्वर्ट हो जाता है येलो बोन मैरो में। और सीधी पिकुलरिटी, फिर नेचर का सेटअप देखिए, जरूरत पड़ने पे आएगा आगे चल के एक्सप्लेनेशन जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। मैं किडनी पढ़ा रहा हूँ, किडनी का एंडोक्राइन रोल पढ़ रहे होंगे। किडनी से एक हार्मोन बनता है इराइथ्रोपोएटिन। कौन सा हार्मोन? देखो सीधा ब्लेंडिंग में हमेशा कहता हूं ना, टॉपिक एक दूसरे से कैसे ब्लेंड होते हैं, कहां का चीज कहां पढ़ रहे हैं। जरूरत पड़ने में, इन द केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ इमेंस अबंडेंट आरबीसी प्रोडक्शन ड्यू टू ब्लड लॉस, किसी को सर्जरी हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी क्रोनिक बीमारी के चलते हुए एनीमिया से जूझ रहे हैं, बॉडी हैज टू रिकंसाइल एंड रिवाइव, दोबारा गेन करना है अपना ब्लड अमाउंट, हीमोग्लोबिन। So there is a need of what? Increase in rate of production of RBC. That's emergency. तो इराइथ्रोपोएटिन हार्मोन के असर से फिर से डायफाइसिस के येलो बोन मैरो कुछ समय तक रेड बोन मैरो की तरह काम करते हैं, और वो भी एडिशनली क्या करते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन, जो कि एपिफाइसिस का तो करते ही हैं। वो तो नॉर्मल हेल्दी स्टेट में हम सबके शरीर में, आज हम एक अडल्ट बॉडी है, हमारे शरीर के जितने भी लॉन्ग बोन्स के एपिकल टर्मिनल पार्ट्स हैं, लास्ट क्लास डायग्राम में वही तो बताया जा रहा था। तो ऐसे दीज आर द कंसेप्ट्स जो रटा नहीं जाता है, समझा जाता है एक बार कि क्या हुआ। आ रहा है सबको समझ में? सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड। तो कैल्सुलस बोन सिग्निफिकेंट है, उसको स्पॉन्जी बोन नाम क्यों दिया गया, मैं उस कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं। फिलहाल आज आपके सामने एक शब्द आया कि कैल्सुलस बोन्स आर नोन फॉर देयर कैविटीज कॉल्ड कैल्सिली, एंड ये कैविटीज बने कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे आप लिख रहे हैं, दीज डेवलप्ड या दीज आर फॉर्म्ड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड इन्वेजिनेशंस। फोल्डिंग्स मतलब है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड इन्वेजिनेशंस कॉल्ड ट्रबैकुले। ट्रबैकुले, ट्रबैकुली अंडरलाइन करके हाइफन देके लिखे हैं। फिर ये फोल्डिंग्स खुद कैसे बने, इनकी फोल्डिंग से ये बने, ठीक है, लेकिन खुद ट्रबैकुली किससे बने, लिखे हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ innermost layer of these are formed by invagination of innermost layer of compact bone called, क्या कहते हैं innermost layer को, endosteum। इतना लिख लिया, पैराग्राफ चेंज करके लिखे मोर ओवर, पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है, ये तो हो गया समझ, कैल्सुलस बोन के बारे में बता दिया। मोर ओवर द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स, ये हड्डी बस इसलिए क्योंकि इनमें वो बोन सेल्स मौजूद हैं। मोर ओवर द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स are arranged in scattered form, in the matrix, तो कैल्सुलस बोन को सबसे बेस्ट हम कहां स्टडी कर सकते हैं, एपिफाइसिस पार्ट में। क्यों? क्योंकि वहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं
कौन सा पार्ट लेस रिड्यूस्ड है, मतलब सॉरी हाईली रिड्यूस्ड है, दैट इज कॉम्पैक्ट पार्ट. विच पार्ट? रिड्यूस, थिन हो जाता है. और बाहर कॉर्टिकल इतने हिस्से में होता ही नहीं है, हाइलिन कैप होता है. तो बेस्ट स्टडी के लिए हम कहां रेफर करते हैं? डायफाइसिस पार्ट, जो मैंने पहले लिखवाया है. तो हालांकि डायफाइसिस पार्ट में सबसे बाहर कॉर्टिकल, फिर सीधा कैल्सुलस पे आ गए थे, लेकिन फॉर बेटर स्टडी ऑफ कैल्सुलस बोन, rather called spongy bone, let us refer to the epiphysis part. Which part? Epiphysis part. तो लास्ट डे यू हैव एक्सपीरियंस्ड कि यहां मैंने रेडिश कलर पैचेस बनाए थे और जो भी है, तो व्हाई नॉट टू एक्सपीरियंस इट लिटिल बिट मोर क्लोजर. है ना? तरह से पीस को अगर है कि नजदीक से जरा देखे तो ट्रेबैकुली और कैल्सुली क्या है. तो ये रहा कॉम्पैक्ट एरिया. ये रहा हाइलिन कैप का लेयर, आउटर मोस्ट, कॉर्टिकल ना होकर यहां. राइट. और अब मुझे कॉम्पैक्ट से यहां पर स्टडी नहीं करना है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड है. यहां क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका इनर मोस्ट लेयर ये है, एंडोस्टियम. ये रहा पेरियोस्टियम, ये रहा एंडोस्टियम. ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है. किसका बना होता है? दैट आई विल मेंशन इन लेटर ऑन वेल विल गो थ्रू कॉम्पैक्ट बोन. अगला पैराग्राफ कॉम्पैक्ट बोन पे ही होगा. लेकिन जो एंडोस्टियम रेटिकुलर, वही ऐसे अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बनाता है, इन्वेजिनेशन. और फिर यही इन्वेजिनेशन अंदर चल के फोल्डिंग्स, इट्स अ नेटवर्क लाइक. तो लास्ट डे थ्रू दैट डायग्राम एक्चुअली इसी तरह से वो प्रेजेंट करना चाह रहा था. ठीक है ना, ऐसे इस तरह से फिंगर लाइक. तो ये जो फोल्डिंग्स बनते हैं ना, इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? ट्रेबैकुले. और इन फोल्डिंग्स के बीच ये जो खाली जगह बन रहे हैं, इमेजिन लाइक दिस कि मैं ऐसे फिंगर ऐसे फोल्डिंग्स बना रहा हूं, फिर भी जो स्पेस है, दो स्पेस आर कॉल्ड and these space are now, since this is the epiphysis part, यही चीज यहां भी होगा. मेडुलरी पार्ट, सेम स्पॉन्जी बोन, कैल्सुलस बोन इनर, यहां के ये एंडोस्टियम से यहां भी बनेगा. लेकिन यहां पर एट द अडल्ट बोन डायफाइसिस ऑक्युपाई विच बोन मैरो? येलो. मैंने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया था. यहां मैं किसकी फिलिंग कर दे रहा हूं? विच रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू? रेड बोन मैरो. इन स्पेस के अंदर ये जो स्पेस है, दिस इज RBM, रेड बोन मैरो. और इंडीड एक आर्बिट्री प्रेजेंटेशन की सपोज ये जो फोल्डिंग को और नजदीक से देखा, तो ये जो फोल्डिंग्स गए हैं यही ट्रेबैकुली है. तो पॉइंट टू बी नोटेड, कैल्सुलस बोन के मैट्रिक्स को ही हम ट्रेबैकुली कहते हैं. और इनके अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स कैसे होते हैं? स्कैटर्ड. जैसा लिखवा दिया है वही कंटेंट्स, वही डायग्राम. मीन्स मुझे अब मेंशन करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस विद इन द बोन? पूरा ही बोन है, कॉर्टिकल बोन, कॉम्पैक्ट. एंड कॉर्टिकल में क्या है? पूरा इनऑर्गेनिक, नथिंग ऑर्गेनिक और लिविंग कॉम्पोजिशन. वो तो पूरी तरह कैल्शियम फ्लोराइड का एक पतला सा लेयर, जो एक एनिमल फाइन फिनिशिंग शाइनिंग कवरेज देता है.
तो किसी भी हड्डी के मेजर भारीपन और स्ट्रेंथ को कौन डिसाइड करता है? कॉम्पैक्ट बोन। वही मैं अभी लिखवाऊंगा, क्योंकि अंदर मौजूद जो बोन है जिसे मैं कैल्सलस बोन कहता हूं, कैविटीज कंटेनिंग, ऐसे स्पेस और होने के कारण उसका स्ट्रेंथ कम होगा। हाँ, ये यहां पर डिपोजिशंस इनऑर्गेनिक होते हैं, तभी तो ये ऐसे नेटवर्क जैसे ऐसे जाल जैसा मौजूद होते हैं, लेकिन दे आर नॉट स्ट्रेंथफुल। वो तो सिर्फ थोड़ा सॉफ्ट पार्ट है, मेन उनका काम है बोन मैरो को एकोमोडेशन देना इस एरिया में। तो पूरे हड्डी की वास्तविक बोलते हैं ना, द ट्रू स्ट्रेंथ और हेवीनेस कौन डिसाइड करता है? कॉम्पैक्ट रीजन। तो आपने देखा था उस दिन मैंने सर्कमफ्रेंस की तरह उसको क्रॉस सेक्शन से बनाया था लास्ट डे, उस पर पूरी वजनदारी, यानी इन एनी लॉन्ग बोन एंड बोन ऑफ स्केलेटन, एनसीईआरटी में लिखा है वेट बियरिंग स्ट्रक्चर्स, शरीर के वजन को पहले बर्दाश्त करना, टॉलरेट करने की उसकी जिम्मेदारी, और ऐसा करते वो एक फ्रेमवर्क का काम करता है। द ऑल ऑनर गोज टू, ये सारा श्रेय किसको जाता है? कॉम्पैक्ट रीजन ऑफ अ बोन। So histologically, a typical mammalian bone is made up of three parts. All are part of bone. One is completely inorganic, another is completely organic, and middle layer is partly inorganic, partly. See the difference? यहां हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का, क्योंकि 32% यहां ऑर्गेनिक कंपोजिशन क्या मौजूद है? कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट इन प्लेट्स, प्रेजेंट इन एनसीईआरटी में तो लिख दिया था कोलाजन फाइबर्स, लेकिन वो कोलाजन फाइबर सिर्फ कोलाजन फाइबर नहीं है जो तो हमारे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में भी होते हैं। दे आर टफ कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ प्लेट्स कॉल्ड शार्पीज फाइबर कॉल्ड। नाउ दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द टर्म विल बी एक्सपेक्टिंग इन द ऑप्शन, कि बोन में मौजूद कोलाजन फाइबर्स कैसे होते हैं, एंड दे आर नन अनदर देन व्हाट वी कॉल शार्पीज फाइबर। और शार्पीज फाइबर बंडल की तरह नहीं पाए जाते हैं, डायग्राम में यही तो फॉलो करने वाली बात है। दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ प्लेट्स। तो यही सारे बातें हम अभी अभी एक्सपीरियंस करेंगे व्हाइल वी विल गो थ्रू द डिक्टेशन ऑफ कंपाउंड या कॉम्पैक्ट बोन जिसे कहते हैं। बट बिफोर दैट सी द डिफरेंस, हैवर्सियन सिस्टम एब्सेंट, हड्डी तो ये भी है, but since the cells, main bone cells, they are scattered, they are not arranged in that peculiar pattern of concentric rings, जिसको हम हैवर्सियन लेमेले कहते हैं। क्या कहते हैं? तो that's was the part of explanation. तो we have till date discussed the cortical region and cancellous bone हिस्सा देख लिया, trabeculae, these are the main terms, और ये concept आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप ऐसा बना चुके हैं, इसके बाद आप हेडिंग देंगे कॉम्पैक्ट बोन। हेडिंग दिए कॉम्पैक्ट बोन, लिखें दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of a mammalian bone responsible for strength and heaviness. It is the dense part. It is the dense part of a mammalian bone. पहले आपने लिखा इट इज द मेन पार्ट हिस्टोलॉजिकली ऑफ अ मैमेलियन बोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एंड हेवीनेस ऑफ अ बोन। मोरओवर इट इज द डेंस पार्ट ऑफ अ बोन, क्योंकि अभी अभी बाकी जो दो एरियाज देखे थे, एक में कैविटीज है, दूसरा तो एक पतला सा फाइन फिनिशिंग लेयर है। तो एक्चुअल डेंस पार्ट जो सही मायने में हार्ड कनेक्टिव टिश्यू की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एलुसिडेट रेसिप्रोकेट करता है, वो है कंपाउंड एरिया। सो दिस इज द डेंस पार्ट ऑफ अ बोन fundamentally made up of following three components. Fundamentally made up of following three components. Fundamentally made up of following three components. What they are? You have to just list out first of all.
Name of those layers: periosteum and endosteum. Second is matrix and third is cell types. पैराग्राफ चेंज करके एक इंट्रोडक्टरी लाइन पहले ऐसे लिखें: फॉर हिस्टोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, क्रॉस सेक्शन ऑफ diaphysis part is explored. For histological study of a compact bone, diaphysis part of a long bone is being cross section of the diaphysis part of a long bone is explored. Explored, है ना? हेडिंग दीजिए, फिर हेडिंग दीजिए पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम और लिखें: पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम हेडिंग देकर फिर लिखें periosteum is the outermost protective finishing layer made up of white fibrous connective tissue, white fibrous dense connective tissue itself. Periosteum is the outermost protective finishing layer, itself made up of white dense fibrous connective tissue. Whereas the innermost layer of compound bone, whereas the innermost layer of compound bone whereas the innermost layer of compound bone known as endosteum is made up of whereas the innermost layer of compound bone known as endosteum made up of reticular connective tissue give rise to the matrix of spongy bone, called trabeculae. तो आउटरमोस्ट हो गया पेरियोस्टियम, इनरमोस्ट हो गया एंडोस्टियम. तो पॉइंट टू बी नोटेड कि whereas the innermost layer of the compound bone called compact bone है ना, known as endosteum made up of reticular connective tissue give rise to the matrix of a spongy bone called trabeculae, है ना. तो that was regarding periosteum and endosteum. हेडिंग दीजिए मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स लिखिएगा, सिर्फ मैट्रिक्स नहीं, बोन मैट्रिक्स. और पॉइंट वाइज बिल्कुल स्टेटमेंट्स लिखते जाइएगा. सबसे पहले तो लिखें इट इज द मैट्रिक्स इज नोन एज ostoid tissue oblique osin. The matrix is known as है ना ostoid tissue या फिर osin.
लिखा पहला पॉइंट। फिर लिखे द मैट्रिक्स एग्जिबिट बोथ organic as well as inorganic nature in a ratio of 30:70 respectively. The matrix exhibits both organic as well as inorganic nature in the ratio of 30:70 respectively. That is 32% organic depositions and 68% inorganic depositions. रेशियो तो एक राउंड फिगर में बता दिया 30:70, लेकिन एक्चुअल कंपोजिशन 32:68 है, ठीक है ना। So healthy bone matrix exhibit both organic as well as inorganic nature in a ratio of 30:70 respectively. That is 32% organic deposition and 68% inorganic deposition. The matrix of bone is vascular. The matrix of bone is vascular. That is, blood supply is richly present या highly developed. Supply of blood vessels highly developed. क्यों, कैसे, I will come to that point under the heading Haversian system. लेकिन फिलहाल in general the matrix of the bone is vascularized. That is it is highly developed with rich blood supply, blood vessel network, जैसा लिखना चाहे। लिख लिया सबने यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द कंप्लीट मैट्रिक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ thin sheets of inorganic composition made up of calcium fluoride. The complete matrix is characterized by presence of thin sheets made up of inorganic deposition. Thin sheets made up of inorganic deposition by calcium fluoride known as von Ebner's line. शीट जैसे होते हैं, लेकिन कभी भी ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो वो तो लाइन जैसे दिखेंगे ना, ऐसे लकीर जैसे। known as von Ebner's line. अगला पॉइंट, in between these sheets rod like cylindrical units present. In between these sheets are present rod like cylindrical structures, cylindrical units called osteon are present. In between these sheets rod like cylindrical units are present called osteon. Osteon क्या क्या हाइफन देखिए, यूनिट ऑफ हेवर्सियन सिस्टम, यूनिट ऑफ हेवर्सियन सिस्टम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या वही है रेगुलरिटी, लास्ट क्लास सब जिन्होंने भी अटेंड किया है वो अब समझ पा रहे हैं कि क्या क्यों कैसे लिख रहे हो, है ना। नोट मेकिंग अलग चीज होता है, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज होता है, आ रहा है समझ में। Therefore always biology especially is a subject where literature 10% vary from author to author. किसी किताब में आप वही ऑथर उसी बात को अपने लैंग्वेज में लिखता है, चीजें मोर और लेस सब एक ही इंटरप्रिट करना चाहते हैं, लेकिन इट्स मैटर ऑफ लैंग्वेज, कौन किस बात को कैसे कंटिन्यू करके कहां से उठा रहा है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू डेविएट योर नॉलेज।
ठीक है ना? तो एक तरीके से आप समझ चुके हैं उस क्या कनेक्शन है, कैसे क्या है, और अब उसको असेंबल कर रहे हैं, क्योंकि अब एक एक पॉइंट लिटरेचर है जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है कि ठीक है, हाँ आज के बाद बोन और कार्टिलेज के डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आ जाए, इंडिविजुअली बोन के बारे में करेक्ट इनकरेक्ट उसकी मैट्रिक्स से कुछ भी क्वेश्चन बन जाए, हिस्टोलॉजी हिस्से से क्या क्वेश्चन आएगा। अब तुम उसको स्केलेटन सिस्टम के साथ पढ़ रहे हो तो वो इस चैप्टर का क्वेश्चन मान लो, या एज पर योर कोर्स वी आर हैव स्टार्टेड द सेशन विद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। तो सही बात है, एक एनिमल ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन सिस्टम का बेसिक structural organization क्या है? It is made up of some specified organs called bones and few cartilages. What are bones? Each bone is an organ made up of specialized tissue. Which tissue? Connective tissue. Which specialized connective tissue? देखो, come to the concept. Hard connective tissue. What is hard connective tissue? And that's how I again like to recall chapter वैसे ही start हुआ था। Before coming up to human beings, always the question arises, let us conclude how that structure, that process, that phenomena happen to exist among animal kingdom, उसकी इतिहास क्या है, evolutionary trend क्या रहा पूरे animal kingdom में, और finally हम human being कहाँ stand up होते हैं उस feature के साथ। तो पता चला कि हमारे में आने से पहले पूरे एनिमल किंगडम में बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में एक ही ग्रुप में तो ये डेवलप हुआ, एंड दैट इज नन अनदर देन वर्टिब्रेट्स। सबको याद आ रहा है? एंड आई हैव रीजन आउट, उसके पीछे कारण बताया, क्योंकि ट्रू लिविंग एंडोस्केलेटन बनने के लिए जो टिश्यू नेचर चाहिए था, किस टिश्यू ने जिम्मेदारी उठाई थी? कनेक्टिव टिश्यू ने। खुद कनेक्टिव टिश्यू एनिमल किंगडम में सिर्फ कॉर्डेटा में ही तो आया, शुरू के 10 फाइलम में तो कनेक्टिव टिश्यू होता ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि उनमें स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा, था उनमें, आई हैव लिस्टेड यू फाइलम वाइज, लेकिन दोज आर प्रिमिटिव अनडेवलप्ड नॉन लिविंग एंडोस्केलेटन, सब अपने अपने शरीर के स्ट्रक्चर, उनके हैबिटेट, उनके लिए वही काफी है। जहां ऑर्गेनिज्म का शरीर एडवांस होता है, एनवायरमेंट का ज्यादा से ज्यादा वैरायटी, हर जगह यही एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होगा। किसी भी शरीर का सिस्टम कैसा बनेगा, ये डिसाइड उसका हैबिटेट, मोड ऑफ लिविंग, है ना, नेचर ऑफ एनकाउंटरिंग द एनवायरमेंट ही तो डिसाइड करेगा। सबको एक्सक्रीशन करना है, सबको न्यूट्रिशन करना है, हर फिजियोलॉजी के चैप्टर में यही तो एक्सपीरियंस करोगे। एवरी लिविंग बीइंग एज अ मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम नीड टू सर्वाइव। एनवायरमेंट या तो प्रिमिटिव होगा या लिटिल बिट एडवांस, और मोर एडवांस, मोस्ट एडवांस ही होना है। तो जितना ज्यादा बेहतर कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट, उतना ही बेहतर कॉम्प्लेक्स एनिमल का शरीर, और एक कॉम्प्लेक्स एनिमल शरीर को बांधने के लिए, शेप साइज देने के लिए एनसीईआरटी का पहला लाइन यही तो है, हेंस द कनेक्टिव टिश्यू हैज अराइज्ड टू ऑर्गेनाइज एन कॉम्प्लेक्स एनिमल बॉडी। तो बताओ एनिमल किंगडम में कौन है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स? कॉर्डेटा मेंबर्स। विच मेंबर्स? क्योंकि उसके पहले तो पूरे 10 के 10 फाइलम ज्यादातर एक्वाटिक और मेरीन फॉर्म, एक्वाटिक और मेरीन फॉर्म्स, समुद्री पानी में वहां रहते हुए, वहां के प्रिमिटिव कंडीशंस को झेलते हुए। जो लैंड ड्वेलिंग है, सही मायने में बाहर निकले और पानी में भी जा सकते हैं, मतलब डाइवर्स हैबिटेट, ऐसे सोचो आप। दिस इज द इकोलॉजी। तो डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा हैज टू develop a very complex body with all different sets of systems. एंड वन ऑफ दैट सिस्टम आउट ऑफ दोस 12 जो ह्यूमन बींग्स में मैंने लिस्टिंग की थी पहले दिन ही, हमने सबसे पहला सिस्टम स्टार्ट किया विथ कॉन्टेक्स्ट टू टिश्यू स्टडी, दैट इज स्केलेटन सिस्टम, टू ऑफर ओनली सिंपल रिक्वायरमेंट टू एक्चुअली जनरेट मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। डायरेक्शन देना, क्या देना? मूवमेंट तो चाहिए, लेकिन मूवमेंट को 3 चीजें और चाहिए, तब जाके एक मीनिंगफुल मूवमेंट आएगा, एंड दैट इज नन अदर देन फोर्स provided by muscular tissue, direction in form of support by skeleton system, and finally control that is being executed by nervous system. तो आने वाले दिनों में हम प्रूफ करेंगे इन बातों को। अभी तो उसका एक एक वन साइड ऑफ द कॉइन, सिक्के का एक ही पहलू चल रहा है। फिलहाल हम अपने मुद्दे पे आते हैं। ऑस्टियन क्या था, मैंने कंक्लूड किया। अगला स्टेटमेंट the organic composition is represented by deposition of special tough collagen fibers. The organic composition is exhibited by, represented by presence of special tough collagen fibers in form of plates called Sharpie's fiber. Sharpie's fiber. Sharpie's fiber.
in form of plates called Sharpie's fiber. ब्रैकेट में लिखे they are present to tolerate twisting force. They are present to tolerate bear, जैसा कहना चाहे, ट्विस्टिंग फोर्स. जबकि क्या बोलते हैं, कार्टिलेज क्या करता है, रेजिलियंस देता है. क्या देता है ना, बर्दाश्त करता है अलग अलग तरह के दबाव को, कंप्रेशंस, शॉक एब्जॉर्बिंग. हड्डी ये काम नहीं करता. हड्डी तो क्या है, किसी भी तरह का अनडायरेक्शनल मूवमेंट अगर अचानक से हो भी गया तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है ना, क्रैक होने से बच जाता है. दिस इज द इंजीनियरिंग. आप देखते होंगे आसपास किसी भी तरह के, जब भी सीमेंट का या किसी तरह का कंक्रीट लेआउट होता है तो स्पेशली रोड, आरसीसी रोड्स जो बनते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस में बीच में से एक फाइन गैप रखते हैं, है ना, जब सेटिंग होता है. द रीजन इज वो केमिकल रिएक्शंस होता है, हीट जनरेट होगा तो उसको निकलने का, एनर्जी को निकलने का जगह देते हैं. अरे समझ में, और उसको नहीं मिला, वो रिएक्शन होके जब रात भर में, दिन भर में जो सेटिंग होके बुलबुले की तरह जो हीट निकलेगा, उसकी वजह से क्या है, नहीं तो रास्ते पे क्रैक्स पड़ जाएंगे हमेशा के लिए. फिर वो क्रैक हमेशा की तरह, फिर वो रिपेयर थोड़ी होगा एक बार वो क्रैक पड़ गया, फिर वो धीरे 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 कमजोरी पड़ता जाएगा. वाई, देखो कंसेप्ट देखो, स्केलेटन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड विद जॉइंट. जॉइंट्स का होना, एनसीईआरटी में उसका एक ही फंक्शन प्राइमरी लिखा है, इट एक्ट, ऑल जॉइंट्स एक्ट एज फेल्क्रम. क्या करते हैं, फेल्क्रम. लेकिन और टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे इस साल मैंने कहा ना कि क्वेश्चंस क्या है, वो तो कंसेप्ट्स अपने आप है. आज इस साल एक क्वेश्चन आया था, आरबीसी इज इनयूक्लिटेड ड्यू टू द रीजंस. अपने रेगुलर एक्सप्लेनेशंस में मैं 4 रीजंस वन आफ्टर मैं बोल भी देता हूं. प्राइमरी रीजन ये है, बाकी सब सेकेंडरी है. लेकिन ऑप्शन में जो भी लिखा था, तीनों ऑप्शन सही है. मेन रीजन है उसको इनयूक्लिटेड बनाना, टू गिव स्पेस फॉर एकोमोडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. लेकिन साथ ही साथ उसने अपने आप को क्या कर दिया, अब मैं एक वर्ड यूज करता हूं, आरबीसी एक्वायर लॉयलनेस. ठीक है ना, वो अपनी लॉयल्टी शो करता है. क्या शो करता है, प्रण लेता है वो शरीर में कि मैं अपने आप को इतना स्पेशलाइज्ड और डेडिकेट कर लूंगा शरीर के लिए कि ऑक्सीजन का एक रत्ती भर भी खुद इस्तेमाल नहीं करूंगा. इसके लिए मैंने अपना माइटोकॉन्ड्रिया त्याग दिया. अरे आया समझ में. हेंस द आंसर इज एसीडी. मतलब इस साल का जो क्वेश्चन है, तो बात को आप समझे. अभी अभी मैं जो बात बता रहा हूं कि फंक्शंस कैसे डिसाइड होते हैं, कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं. डिसाइड करना मोस्ट प्रोबेबल आंसर, तीनों ऑप्शंस दिए और बाकी तब जाके वो एसीडी कर, क्योंकि दिस इज कोडिंग पैटर्न क्वेश्चंस. क्या कहते हैं इसे, भाई आपके सामने कोड्स बने हुए, ए बी सी डी होगा, किसी ए होगा ओनली, कोड्स दे दिया आपको, अब आपको डिसाइड करना है. तो पढ़ के पहली बार में तो वही एक्सप्लेनेशन याद आता है, लेकिन बाकी 3 भी तो रीजंस हैं, ये भी तो गौर करें. और जब जब बाकी और कोई नहीं, सिर्फ ये हीमोग्लोबिन वाला ऑप्शन लिखा और बाकी सब यहां वहां की कहानी लिखा होगा, तब आंसर होता कि हाँ हीमोग्लोबिन को जगह देना. तो इस बात को ही डिसाइड करने की ट्रेनिंग आप ले रहे हो. मतलब व्हाई यू आर बीइंग ट्रेन्ड, व्हाई यू आर टेकिंग लेक्चर्स इन द क्लास. नहीं तो बाकी ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं, आप एक किताब उठा के, दाल चावल आप भी खाते हैं, दिमाग आप में भी है, बैठ के अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो यू डजंट नीड कोचिंग. मैं तो खुद खिलाफ हूं, कोचिंग तो बंद ही हो जाना चाहिए. बच्चे खुद पढ़े, सीरियस होके पढ़े. डॉक्टर बनने का सपना तुम्हारा, अरे हाँ कि ना, ये किसी और का सपना थोड़ी है. वो तो जो एस्पिरेंट है, वो कह लो ना, हार्ड कोर मेडिकल एस्पिरेंट. मुझे अपना जो सपना हासिल करना था मैं कर चुका हूं, मैं खुश हूं. तुम्हें जो करना है तुम अपना करो, अच्छे से ध्यान दो ना अपने काम पे. अरे आ रहा है समझ में मेरी बात. तो ठीक है, अभी अभी मैंने ट्विस्टिंग फोर्स की बात की है. मैं भी जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं डिफरेंट स्ट्रोक में कार्टिलेज और बोन्स के करीब 10 डिफरेंसेस लिखवाऊंगा. उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा. एक बोन और कार्टिलेज, देयर आर 2 हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक्स एंड वाई अंडर ऑब्जर्वेशन एज अ स्पेसिमेन इन द माइक्रोस्कोप. एक में ये पाया गया, एक में ऐसा पाया गया. व्हाट इज एक्स एंड वाई, एक्स इज बोन, वाई इज कार्टिलेज, या एक्स इज कार्टिलेज. ये मतलब तब यही पॉइंट्स तो आपको काम आएंगे. अरे आ रहा है समझ में, बन गया क्वेश्चन. एक समय के बाद ऐसा हो जाना चाहिए. वो तो डे 1 से ही है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, सपोज यू नो नथिंग, जीरो, कुछ नहीं पता, धीरे धीरे महीने भर में तो ये सीख लिया ना कि पढ़ा कैसे जाता है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम अप करते हैं. 50-60% क्वेश्चन तो खुद ही फ्रेम अप करना आ जाना चाहिए. थर्ड स्टेज में जाके फिर एक दिन कोई किताब लेके बैठ के देखो कि ट्रेंड वाइज जैसा आप सोच रहे हो वैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे.
है ना? नहीं तो किताबों को तो आग लगा दो, लगाना मत आग, मतलब कहने का मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट कहाँ देखोगे, कहाँ एक बुक लेके बैठोगे, है ना? और उसमें भी टाइम वेस्ट कैसे करते हैं? एक्चुअली रीजन ये है, 10 क्वेश्चन लगा तुरंत पीछे आंसर, फिर देखा अरे ये तो सी बता रहा है, मेरा आंसर बी आ रहा है, वही उलझ गए, है ना? देन यू स्पेयर योर टाइम, वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, 30 मिनट्स दें, 50 क्वेश्चंस एट अ स्ट्रेच बिल्कुल सीरियसली सॉल्व करे, कंसिडरिंग कि एग्जाम हॉल में बैठे हो जान दो गलत, 20 ही सही होंगे, 30 गलत, बाद में एलुसिडेट और एक्सप्लोर करते रहना, क्या गलती कहाँ हो गया, कहाँ भूल गए थे, कहाँ कंसेप्ट गड़बड़ा गया, बाद में एनालाइज करते रहना। लेकिन दिस इज द वे। अब ये एक दिन का काम नहीं है। नाउ दिस इज दैट डिलीजेंस, मेहनत यही है, कंसिस्टेंसी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी। तो शार्पिस फाइबर की जो बात आई और वो ट्विस्टिंग फोर्स के लिए यही जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन, the inorganic composition of bone matrix is exhibited by presence of following calcium salts, following calcium salts. The inorganic composition is exhibited in the bone matrix by presence of following calcium salts. यानी 32% शार्पिस फाइबर है और 68% ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, है ना, एंड कैल्शियम फ्लोराइड। एनसीईआरटी तो कहता है कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम सॉल्ट्स भी 4 तरह से मौजूद होते हैं अलग अलग, 68% में भी सारे चारों कम, और उसमें इसको सर्कल करके एस्ट्रिक साइन बनाओ और लिख के रखे मैक्सिमम। बोन मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा कौन सा कैल्शियम सॉल्ट होता है जो हार्डनेस को कंट्रीब्यूट करता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और अब उस एस्ट्रिक साइन का मीनिंग लिखे, क्यों उस पर एस्ट्रिक साइन बनाया, लिखे ऐसा, the calcium phosphates are present in form of small minute crystals of hydroxy apatite, छोटे छोटे कंकड़, बिल्कुल कंकड़ की तरह, है ना, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स कहते हैं उनको, एंड दोज आर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो सबसे मैक्सिमम कंपोजिशन बनाता है। ये जिस तरह से बोल रहा हूं दिमाग में ऐसे इंप्रेस हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, बस हो गया। आज के बाद ये सब टॉपिक को दोबारा नो रिवीजन, रिवीजन होगा सिर्फ जेनेटिक्स, रिवीजन होगा एनिमल किंगडम, आ रहा है सबको समझ में? रिवीजन होगा बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, आखिरी आखिरी में रिप्रोडक्शन, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर, इनके लिए तो कोई रिवीजन ही नहीं है, वो एक बार पढ़ लिया बस हो गया, वैसे ही वैसे याद हो जाना चाहिए। अरे तभी तो आखिरी में टाइम मैनेज होगा। डे लास्ट, आप जजमेंट डे है कल, कल मान के चलो आज है आखिरी दिन और कल तुम्हारा एग्जाम है, एडमिट कार्ड हाथ में है, और अभी भी व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड ऐसे पढ़ रहे हैं। ये मतलब क्या मजाक है, क्या बदतमीजी है ये, मतलब जो सोचो ना बैठ के आप, मतलब कहने का मतलब है इतना बुरा नहीं हाल है, मतलब आप कुछ इस तरह से पढ़ रहे हो अभी भी लिटरेचर, लिटरेचर विटरेचर नहीं पढ़ा जाता, फिर तो सिर्फ मेन मेन कंसेप्ट, वो ऐसा कनेक्टिविटी, उसका ये मीनिंग है और वो ऐसे है, उस क्वेश्चन में ये लॉजिक लगता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ, ऐसे इंटरप्रिटेशन चलते हैं आखिरी में, और लास्ट डे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे आ रहा है समझ में? 48 घंटे पहले पढ़ना बंद, बी रिलैक्स, जिसमें सबसे ज्यादा आप इंजॉय करते हैं ऐसी कोई एक्टिविटी आप करें, मूव अराउंड, और तुम्हें देख के तुम्हारे सारे कॉम्पिटिटर्स परेशान घूमेंगे। साइकोलॉजी, अरे अरे कुछ आया समझ में? अरे मतलब द बेस्ट वे टू कॉम्पीट इज एंड द कंपटीशन। अरे कुछ आया समझ में? सभी अभी अभी स्कूलिंग्स करके आए हो अपने स्कूल डेज, एग्जाम हॉल में एंटर करो 10 मिनट बाद ही मैडम सप्लीमेंट्री।
अरे कुछ नहीं लिखोगे, क्या लिखा होगा, मुश्किल से 3 लाइन भी नहीं लिखा होगा, लेकिन पहले ही हाथ खड़ा करके मैडम 10 मिनट बाद ही सप्लीमेंट्री। क्या होगा, आजू बाजू वाले थोड़ा, अरे सप्लीमेंट्री 10 मिनट में मांग लिया यार, तो कम से कम वो 5 मिनट तक उन लोग सोचते रहेंगे कि क्या लिख रहा है ये। एंड अरे कुछ आया समझ में, मतलब देखो मतलब टेंशन फ्री रहो, मतलब है, समझ गए मेरी बात। हाँ तो चलिए, अभी अभी आपके सामने लिस्ट आया है और कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा, और ये था वो टर्म, ठीक है, ये याद रखना। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो दैट वाज ऑल अबाउट इन जनरल रिगार्डिंग द मैट्रिक्स, ठीक है, कि हाँ ओके ये सेटअप होता है। अब लिखें पैराग्राफ चेंज करके, द बोन मैट्रिक्स इज foremost characterized by presence of two major components. द बोन मैट्रिक्स इज फोरमोस्ट, मतलब सब कुछ तो है, सभी चीज सिग्निफिकेंट है, लेकिन अल्टीमेट अरेंजमेंट के बाद दो ही चीजों से बोन मैट्रिक्स की पहचान है, राइट। तो लिखने का तरीका, the bone matrix is characterized foremost by presence of following two components: number one Haversian system, number two Sharpie's fiber. नंबर वन हेवर्सियन सिस्टम, नंबर टू शार्पीस फाइबर। तो पैराग्राफ चेंज करके पहले हेवर्सियन सिस्टम के बारे में लिखें। Haversian system is an arrangement of channelization oblique pipelines. Haversian system is the arrangement of channelization oblique pipeline throughout the matrix of bone. Haversian system is an arrangement of channelization oblique pipelines throughout the matrix of the bone to offer passage to the soft blood vessels, to offer passage to the soft blood vessel network throughout the hard matrix. Haversian system is defined as a arrangement of channelization oblique pipeline to offer passage to the soft blood vessel network throughout the matrix of bone, throughout the hard matrix of bone. हार्डनेस के बाद भी ब्लड वेजल जैसे सॉफ्ट चीजें उसमें मूव कर जाते हैं, जबकि पॉइंट टू बी नोटेड, कार्टिलेज इज कंपैरेटिवली सॉफ्टर देन बोन, कंपैरेटिवली, क्योंकि वो प्लायबल है, ये तो नॉन प्लायबल है, क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो उसके बाद भी चैनलाइजेशन ब्लड वेजल्स मौजूद है, तो दैट्स ड्यू टू ओनली हेवर्सियन सिस्टम। यहां तक लिख लिया सबने, यहां तक सबने लिखा, फिर लिखे पैराग्राफ चेंज करके, मोर ओवर हेवर्सियन सिस्टम इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स। Moreover, Haversian system is made up of following two components: two canal system, सही बात है, उसमें दो कैनाल सिस्टम होते हैं, और हेवर्सियन लेमेले, हेवर्सियन लेमेले। अब मैं वो दो कैनाल सिस्टम के नाम नहीं लिखवा रहा हूं, वो तो पढ़ते से याद आना चाहिए। लॉन्जिट्यूडनल क्या है, हेवर्सियन कैनाल, एंड वोल्कमैन्स ट्रांसफर, मतलब दो तरह के कैनाल सिस्टम, और उसके चारों ओर लेयर आफ्टर लेयर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स लाइक अरेंजमेंट, जो आपने एक नोट बना के लिखा था लाइन, एंड दोज आर हेवर्सियन लेमेले। ये दो चीजों से हेवर्सियन सिस्टम बनता है, ओके। लेकिन अब फिर पैराग्राफ चेंज करके इसके नीचे क्या लिखोगे, द above two components arrange themselves in such a way to give rise to unit of Haversian system called
osteon called, ब्रैकेट में लिखिएगा, ड्रम लाइक सिलेंडर स्ट्रक्चर्स, ड्रम लाइक सिलेंडर स्ट्रक्चर्स, drum like cylindrical structures. The above two components arrange themselves in such a way to give rise to the unit of Haversian system called osteon. ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे, ड्रम लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. नोट बना के लिखें, फिर नोट एक लिखें, Haversian system offer uniform and continuous distribution. Haversian system offer uniform and continuous distribution of nutrient and oxygen ultimately क्या करता है Haversian? Offers uniform and continuous distribution of the nutrient and oxygen to each and every bone cell. लिखा यहां तक सबने? हेडिंग दीजिए शार्पीज फाइबर. मतलब इस शार्पीज फाइबर के एक्सप्लेनेशन कंटेंट के साथ बोन की हिस्टोलॉजिकल कंटेंट खत्म होता है. बस फिर सेल टाइप्स, जिसमें पहले ऑस्टियोसाइट के बारे में लिखवाऊंगा 4 लाइन. डायग्राम तो आपको पता ही वो क्या करता है, लेकिन उसी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए फिर 2 सेल्स को हम एक डिफरेंट स्ट्रोक के साथ डिस्कस करेंगे विथ रेफरेंस टू चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम, रोल ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड, है ना, इन बॉडी टू हैव अ क्लोज, बोलते ना, बिल्कुल क्लोज कीन कंट्रोल ओवर कैल्शियम लेवल इन द बॉडी. तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हार्मोनल pathway and indeed feedback mechanism operating inside the body. तो कहीं ना कहीं हम मतलब पढ़ हिस्टोलॉजी रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न्स कवर होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यहां आपको समझ में आएगा कि वाकई में ही कैसे वो काम करता है. और सो कॉल्ड लास्ट क्लास मैंने बार बार आपके सामने ये बात दोहरा के गया था, द 2 cells opposite in nature working antagonistically but should exhibit synchronization, should exhibit the rate of formation and degradation should be somehow maintained to maintain the healthiness of the bone. तब तो जो मेन बोन सेल से मैट्रिक्स को बाइंड करके रखेंगे और खुद मेंटेन रहने के लिए उनको जो हेवर्सियन सिस्टम मिला है. देखो ना, मतलब बिल्कुल कैस्केड की तरह, कैस्केड इफेक्ट, एक के बाद एक सारी चीजें ऐसे याद रहना चाहिए. दिस द फिजियोलॉजी ऑफ बोन, दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ बोन विच इज अचीव्ड बाय अ यूनिक हिस्टोलॉजी जो पिछले 2 क्लास से हम पढ़ रहे हैं, है ना. बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. बोन अपनी फिजियोलॉजी कर रहा है, लेकिन वो काम करने के लिए उसको जो अरेंजमेंट चाहिए, दैट्स द हिस्टोलॉजी व्हाट वी हैव डेल्ट टिल डेट. सो हेडिंग दिया आपने शार्पीज फाइबर, लिखे these are tough collagen fiber present in form of, these are tough collagen fibers present in form of plates which arrange themselves in a zigzag manner. These are the tough collagen fibers present in form of plates which arrange them in, present in form of plates which arrange themselves in zigzag manner. एक बार मैं चाहूंगा कि वो zigzag manner क्या है, इसको कुछ इस तरह से समझे कि ये रहा कैनाल, एक सेल का लेयर ऐसा गया होगा, है ना, लेकिन वो जो भी सेल्स है उनके बीच
सपोज एक प्लेट जैसे इन्होंने अपने आप को देखिए ये ऐसे करके इस डायरेक्शन में अरेंज किया, तो अगला जो लेयर सेल्स का होगा ठीक है ना, वो अपने आप को जस्ट इसके ऑपोजिट करते आएंगे। एक ऐसे अरेंज हो रहा है तो दूसरा ऐसे आ रहा है, समझ में? एक लेयर ऐसे में अरेंज हुआ है तो दूसरा ऐसे में, तो ऊपर से हर लेयर कैसे दिखेगा एक दूसरे के, जिगजैग। कैसे दिखेगा? जिगजैग। तभी तो वो जिस ट्विस्टिंग फोर्स को बियर करने की बात हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं जो हड्डी की बात कर रहा था, जॉइंट्स एक्चुअली दे एक्ट एज फेल्क्रम एज वेल एज दे हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट द फोर्सेस। जैसे ही आप नॉकडाउन करते हैं, पंचिंग एक्शन करते हैं, या आपका शरीर का कोई भी हिस्सा टकराता है, यू गेन अ फोर्स। एक जो मोमेंटम आता है फोर्स की तरह, वो ट्रेवल करते हुए ये यहां से यहां लगा, ट्रेवल बीच में कुछ डिसिपेट हो गया फोर्स ड्यू टू द गैप, एंड दैट गैप इज अ जॉइंट ड्यू टू आर्टिकुलेशन, ड्यू टू फिक्स्ड जॉइंट नहीं है, विथ अ स्पेस, सिनोवियल जॉइंट। कैसा जॉइंट? एंड द मोस्ट promising prominent maximum joint type throughout the body is synovial. Rest are few cartilages and some are fixed. आ रहा है समझ में? तो इसलिए कह रहे हैं ना, एक होता है कि मगअप करना, याद करना, वो तो जॉइंट्स के नाम कौन किस हड्डी से, देखो इट्स अ पार्ट ऑफ योर वर्क। जिस चीज को आप रटने का सोच रहे हो कि अरे बायोलॉजी, एक्चुअली रटना नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, एक्चुअली ये हमारी साइकोलॉजी होती है। बेसिक इंटरेस्ट मेक यू टू लर्न एंड रिमेंबर ऑल द थिंग्स। मेनी ऑफ यू माइट ऑफ, है ना, आई माइट नो, लेकिन अगर कोई यहाँ फंक्शन हो और पता चला टैलेंट हंट होना, टैलेंट का हंट नहीं होगा, मतलब अरे कुछ आ रहा है समझ में, यू गेट अ चांस, पता चला आप में से कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, तो हाउ यू रिमेंबर हाउ टू मूव एंड क्रिएट ऑल दोस मूवमेंट्स ऑफ डांस? उसके लिए तो तुम प्रायर कोई ऐसा नहीं कि रोज बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस हो गया सर इसलिए याद आता है, वो बस है अंदर से आता है। इंटरेस्ट मेक यू टू लर्न ऑल दोस, दिस शोज इट्स अ गुड साइन कि आपकी मेमोरी है। अरे यस और नो? गाना, आवाज अच्छा होना अलग बात है, लेकिन अच्छे सिंगर बनने के लिए भी तो याददाश्त चाहिए कि गाने के बोल। बहुत से अच्छे सिंगर्स देखना, अक्सर वो कुछ ही गाने याद रखते हैं, बाकी गाने वो सामने उनके लिखे ही रहते हैं, वो देख देख के फिर गाते हैं, फिर आके देख देख के गाते हो, क्योंकि गाने के बोल याद नहीं रहते उनको, बाकी अच्छे सिंगर हैं। एक अच्छा परफॉर्मर बनने के लिए आपको मेमोरी, मेमोरी इज अ डे टू डे लाइफ। तो जिस बात को आपको लग रहा है कि यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, यू लर्न बाय हार्ट नहीं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मैंने डे वन से बोल दिया था कि अल्टीमेटली इतनी पढ़ाई करने के बाद व्हेन यू विल एक्चुअली प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इन योर क्लिनिक, द डे यू विल रिमेंबर मी, कि संजय सर यही कहते थे, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द मॉलिक्यूल्स, यस और नो? डायग्नोसिस तो तुमने कर लिया, लेकिन फिलहाल गिवन मार्केट जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल पता चला है 2 महीने पहले कॉम्बिनेशन में चेंज होकर किसी और मॉलिक्यूल के साथ अब किसी और ब्रांड नेम से मार्केट में आ रहा है। एमआर आके बता के गया, लेकिन तुम हो भुलक्कड़। अब भूल गए तो याद तो आ रहा है वही, लेकिन अब वो किस नाम से लिखे, क्योंकि वो दवाई अच्छी थी और जो भी है, अब भूल गए आप उसका नाम, तो नहीं लिख पाओगे। आप नहीं लिख पाओगे तो वेयर योर प्रैक्टिस इज सफरिंग। तो बेसिकली what is helping you to sustain your memory power, your, तो क्यों उसको रट्टाफिकेशन और ऐसा मगब का नाम देके उसकी, है ना, बुराई कर रहे हो? दिस इज बेसिक नीड ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। आ रही मेरी बात समझ में? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैं बातें बता रहा हूं, जॉइंट्स की जो बात आई थी, रटने की जरूरत नहीं है। 3 जॉइंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन असेंबली, और फिर बॉडी में कहां कहां किन किन हड्डियों के बीच है, यस और नो? एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के लिए यू हैव टू रिमेंबर ऑल दी 639 मसल्स, किस मसल को कहा, किस जगह पे चीरा, इंसिजन लगाने पे कौन सा मसल लेयर। एनाटॉमी पढ़ाया क्यों जाता है? कि आपको पता होना चाहिए कि हाथ के यहां पर अगर मैं कह रहा हूं 36 मसल्स हैं, या 49 मसल्स अल्टीमेटली बंडल्स यहां मौजूद है, और उनमें से 2-3 मसल ऐसा करते हैं तो ये वाला मूवमेंट आता है, फिर वो फलाना मसल करता है तो ऐसा मूवमेंट होता है। अरे कुछ आ रहा है समझ में? दिस इज एमएस, मास्टर ऑफ सर्जरी, क्या कहते हैं? तो अभी तुम क्या प्राप्त कर रहे हो? तुच्छ ज्ञान। अरे कुछ आया समझ में? ये क्या है तुम्हारा? तुच्छ ज्ञान, कुछ नहीं है। तो ठीक है,
Just I was justifying the presence and significance of Sharpie's fiber. यहां तक सबने लिख लिया? एक लास्ट स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू में लिख लीजिए कि these plates of Sharpie's fiber, these plates of Sharpie's fiber give rise to ड्रम लाइक सिलिंड्रिकल शेप टू ऑस्टियन. इन्हीं की वजह से तो वो ड्रम सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आता है. These plates of Sharpie's fiber give rise to drum like cylindrical appearance to osteon. भाई सेल्स अरेंज तो हो गए लेकिन वो डिसलोकेट हो जाएंगे. नरम चीज है वो कब तक अपने आप को पकड़ बना के, वो जो आपने देखा ना एक के बाद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ऐसे. हेडिंग दीजिएगा सेल टाइप्स. सेल टाइप्स और सबसे पहला सेल लिखिएगा ऑस्टियोसाइट. सेल टाइप्स हेडिंग देने के बाद आखिरी कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं. पहला सेल हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोसाइट्स. इसके बारे में पॉइंट वाइज पहला पॉइंट लिखेंगे. It is the mature cell of bone. It is the mature cell of a bone. अगला पॉइंट, it is non-dividing cell and always remain in G0 phase of cell cycle. It is a non-dividing cell and always remain in G0 phase of cell cycle. Due to the function, it is known as matrix binding cell of bone. Due to the function, तीसरा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं. तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपने लिखा था इट इज द मैच्योर सेल ऑफ अ बोन. इट इज द नॉन डिवाइडिंग सेल एंड रिमेन इन G0 फेज ऑफ सेल साइकिल. नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा, due to the function it is known as matrix binding cell of bone. Each osteocyte, अगला पॉइंट, each osteocyte are placed inside cavity called lacunae. Each osteocyte are present in small cavity called lacunae, having 8 protoplasmic extensions, surrounded by canaliculi. Each osteocyte is present inside the small cavities called lacunae, having 8 protoplasmic extensions surrounded by canaliculi. लिखा सबने यहां तक? Thus, due to the appearance, osteocytes are known as spider cell. मतलब एक जमाने में AFMC हो गया, CPMT हो गया, BHU जैसे एग्जाम्स में क्या होता था, ये जो बता दिया जाता है, मतलब दिस इज एप्टीट्यूड पैटर्न. ये तो बस आ गया क्वेश्चन पैटर्न. स्टार शेप्ड सेल, स्टिलेट सेल, स्पाइडर सेल, किस मतलब कुछ नाम ऐसे दिए गए और साथ में वही बस मैच द कॉलम पैटर्न से करेक्ट मैच करके. एंड दिस इज द नेचर ऑफ कंपटीशन. इसका कुछ नहीं कर सकते, जबकि ये ऐसे क्वेश्चन स्कोरिंग है. एक्चुअली नेसेसरली बच्चे से बनना चाहिए बशर्ते अगर उसने अच्छे से पढ़ रखा हो, पढ़ाया गया हो. लेकिन मैंने कहा ना कि हु विल डिसाइड,
कि डे ऑफ जजमेंट उस दिन 3 घंटे में किस क्वेश्चन को देख के कौन सा कंसेप्ट गायब हो गया, वेपोराइज हो गया, कौन से इमोशन उस समय जाग गए, क्योंकि 2 दिन पहले एग्जाम से पहले क्या तुम्हारे साथ हुआ, क्योंकि यू आर इन अ स्टेट ऑफ वनरेबल एज, एडोलेसेंस। अरे कुछ आया समझ में? देयर आर मेनी सच फैक्टर्स। सुनने में अजीब लगता है, ऑकवर्ड, बट दीज आर द ट्रू फैक्ट्स ऑफ लाइफ। भाई मैं एज अ टीचर, ठीक है, आई एम इन माय अडल्ट स्टेज, आई एम टीचर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, बट अल्टीमेटली आई एम अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। क्लास लेने आने से पहले मैं घर से निकलते हुए कौन से मेरे इमोशन दब गए, जग गए, क्या हुआ मेरे साथ? अरे मेरी बात आ रही है ना समझ में? तुम तो स्टूडेंट लाइफ में हो। अब हर दिन का लेक्चर 365 डेज 24 इंट नहीं आ सकता। ये सबको आ रहा है समझ में? प्रोफेशनलिज्म के नाम पे ये हो सकता है कि हो सकता है कोई चीज मुझे डिस्टर्ब कर रहा हो, बट वाइल टेकिंग दैट्स 2 आवर्स लेक्चर, उनके ऊपर ओवरकम करके मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस आर बैड इन नियर फ्यूचर। एक दिन में थोड़ी आएगा वो। मेरी बात आ रही है समझ में? तो अपने आप को सिर्फ ऐसे नहीं, हर तरह से तैयार करो। मैंने डे 1 से कहा, यू आर ऑल ट्रेनी कमांडोज। आखिरी में रोना नहीं है। सारे बडीज पस्त हो गए, अकेले मिशन को खत्म करके आना है, और इंडीड इस मिशन को अकेले ही खत्म करना है, विथ बॉडी, ब्रेन एंड सोल। यस और नो? एग्जाम हॉल में सिर्फ तुम, तुम्हारी आत्मा, दिमाग, पता चला बोले सर वो दिमाग बाहर छूट गया था। ओके, तो मतलब ध्यान दे थोड़ा सा पढ़ते दौरान, साल भर अपने अंदर वो शिद्दत रखें तो सब होगा, और जहां आपने वो लूज किया वो सब तितर बितर। तो अभी अभी आपने ऑस्टियोसाइट के बारे में ऐसा लिखा, और उसको स्पाइडर सेल क्यों कहते हैं, दैट्स व्हाट आई हैव मेंशन्ड। लास्ट स्टेटमेंट ऑस्टियोसाइट का, दीज ऑस्टियोसाइट्स अरेंज देमसेल्फ पिकुलियरली इन 3 ways called lamella, called these osteocytes arrange themselves in a peculiar way। अपने आप को एक खास अंदाज से अपने आप को अरेंज करते हैं मैट्रिक्स में। I repeat, these osteocytes arrange themselves peculiarly in the matrix called lamellae, comma, which are of 3 types. Which are of 3 types? Circumferential, interstitial, and finally Haversian। Haversian, इस पर एस्ट्रिक साइन बना के रखें। और आपको पता है कि यही लेमेली कैनाल्स के साथ मिलकर फिर हेवर्सियन सिस्टम बनाते हैं, जिस पर मैं पहली बात कर चुका हूं। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग ऑस्टियोसाइट्स। अब आगे का डिस्कशन जिसके साथ आज क्लास एंड होगा वो है, गिव द हेडिंग, वी आर टेकिंग अ ट्विस्ट इन द एक्सप्लेनेशन अंडर द हेडिंग डिफरेंट स्ट्रोक। और इसमें हम कैल्शियम बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड डिस्कस कर रहे हैं कि अचानक बोन्स पे बात करते करते हम कैल्शियम पे क्यों आ गए, क्योंकि बोन हैज गॉट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम, एंड द इमीडिएट सोर्स ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी इन थ्रू आउट 24 hours इज नथिंग, इट्स सिंपली अवर होल skeleton system. Now skeleton system has different functions, multifaceted। प्राइमरी फंक्शन हर सिस्टम का जो होता है उसको ही लेके हम पढ़ना चालू करते हैं, बट एज वी मूव ऑन विद द टॉपिक वी फाउंड सो मल्टीफेसिटेड फंक्शन ऑफ द बॉडी। इफ आई से स्केलेटन सिस्टम पार्टिसिपेट इन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम सपोर्ट फ्रेमवर्क, ये तो सबको पता है, बट अभी अभी आपने थ्रू आउट एक्सप्लेनेशन देखा हीमोपोएसिस में इसका रोल है, मिनरल और फैट स्टोरेज का भी ये काम करता है, पार्टिसिपेट इन पार्चुरेशन, पार्टिसिपेट इन, especially female skeleton assist the whole gestation period by unique shape of the pelvic girdle to maintain the center of gravity। कैसे मेंटेन होता है सब बताएंगे आपको, and many such things।
ब्रीदिंग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करता है। इवन वन थिंग्स वेरी ऑकवर्ड, अचानक दिमाग में आता नहीं है, स्केलेटन सिस्टम हेल्प इन मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ ear ossicles which decides the pitch of the sound, which decides the, now these are the cracking questions। आया समझ में? ह्यूमन स्केलेटन में हियरिंग मैकेनिज्म का कौन सा इवेंट अंजाम देता, मतलब क्वेश्चन बनाया ऊपर लिखा होगा इट डिसाइड्स द कंडक्शन ऑफ साउंड, पिच ऑफ द साउंड, फलाना ढिमका, बस लिखा है ऑप्शंस। क्वेश्चन का क्या है मतलब, वो तो अब आ रहा है समझ में कैसे पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट पढ़ना अलग बात होती है, उसको अप्लाई करके क्वेश्चन क्रैक करना एक अलग स्किल है। ये बात आज से ही आप दिमाग में रख लीजिए आप। तो डिफरेंट स्ट्रोक, कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड रादर वी आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड रोल ऑफ थायराइड एंड आज आप सब पहली बार पढ़ रहे हैं, लेक्चर कंटिन्यूशन में ले रहे हैं, लेकिन एक दिन तो ऐसा होगा ना, कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, एंड डे विल कम इन द मिड ऑफ द सेशन जब सम परसेंटेज ऑफ द कोर्स हैव बीन कंप्लीटेड, और अपने लेवल पे जब सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो पढ़ते पढ़ते एक समय के बाद आपको थोड़ी रुकना है। किसी दिन यही रिवाइज कर रहे होगे और बैठ के पढ़ रहे होगे और याद आएगा कि हाँ हाँ एंडोक्राइन सिस्टम भी तो कंप्लीट हुआ था, उसमें भी तो थायराइड और पैराथायराइड के फंक्शनिंग्स पढ़े थे, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपली गिविंग सम हार्मोनल बैकअप, फीडबैक मैकेनिज्म, जो एक या तो सिनर्जिस्टिक वे में काम करते हैं या फिर एंटागोनिस्टिक। ऑल हार्मोन्स आर आइदर सिनर्जिस्टिक और, तो उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता हुआ ट्रेडिशनल एक टॉपिक पढ़ते हुए वहीं हमने उसको टच दिया, ब्लेंड किया कि जिस कैल्शियम का सोर्स हमारा शरीर का स्केलेटन सिस्टम के कंपोनेंट्स बोन है, तो बोन और ब्लड के बीच, बोन और, क्योंकि हड्डी का मैट्रिक्स तो हार्ड हो चुका होता है लेकिन है तो ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स ही। और मैं जिस बॉडी फ्लूइड की बात कर रहा हूं, ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो कैसे बोन और ब्लड, वन इज हार्ड अनदर इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, दोनों एक दूसरे के बीच सामंजस्य यानी एक आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, एंड वन ऑफ दोज इज कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। चाहे हड्डी में हो चाहे ब्लड में हो, है तो शरीर के अंदर ही ना, लेकिन दोनों के अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट और लेवल कैसे कब कंट्रोल होता है, कंट्रोल की बात आ रही है, एंड दैट कंट्रोल इज सिंपली अ केमिकल कंट्रोल, दैट कंट्रोल इज सिंपली अ, so let us experience it, heading different stroke, calcium balance in the body fluid, role of thyroid and parathyroid। तो अचानक आप देखिएगा, मैं बीच में से दो सेल्स रह गए थे, उनका तो नाम ही नहीं ले रहा हूं, लेकिन ब्लड का प्लाज्मा और बोन का मैट्रिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लैंड, थायराइड, स्किन में मौजूद सेबेशियस ग्लैंड और पैराथायराइड। ठीक है, हार्मोन है थायरोक्सिन,
कैल्सिटोनिन, सिर्फ कैल्सिटोनिन भी कहते हैं लेकिन एक्चुअल उसका नाम है टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन सेबेशियस ग्लैंड से बनता है। विटामिन D3, द ओनली विटामिन प्रोड्यूस इन द बॉडी एंड एक्ट एज हार्मोन, एक्ट एज है विटामिन बट मोड ऑफ एक्शन हार्मोन की तरह है, एंड इट इज द ओनली विटामिन एक्चुअल प्रोड्यूस्ड बाय द body physiologically. Rest all vitamins are either acquired by food or by some microflora present in the intestine. Vitamin B12, तो न्यूट्रिशन पढ़ते हुए आप विटामिन्स के बारे में पढ़ोगे। पैराथायरॉयड, ठीक है, द हार्मोन इट अवेल्स इज पैराथ हार्मोन, PTH, shortly called PTH, ठीक है। नाउ सी द सिंक्रोनाइजेशन, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म, दोनों चीज देखने को मिलेगा। एंटागोनिज्म भी देखने को मिलेगा, सिनर्जिज्म भी देखने को मिलेगा। कौन दो मिलके साथ काम करते हैं एक दिशा में, कौन है जो एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। नाउ थायरोकैल्सिटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल टू है ना, मूव द कैल्शियम, रीअब्सॉर्बिंग द कैल्शियम फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द मैट्रिक्स डिपोजिशन। Calcitonin is responsible to timely move the calcium ions as per requirement from blood plasma to bone matrix, और इस काम में साथ देता है सिनर्जिज्म। कौन साथ में? विटामिन, है ना, कोले कैल्सिफेरॉल। क्या कहते हैं केमिकल नेम? कोले कैल्सिफेरॉल, विटामिन D3, कैल्सिफेरॉल, कोले कैल्सिफेरॉल। और यहां से इसका साथ तो देगा, लेकिन द क्वेश्चन इज ब्लड में कैल्शियम आता कैसे है? ब्लड में कैल्शियम कैसे आता है? द सोर्स इज स्मॉल इंटेस्टाइन, न्यूट्रिएंट। ब्लडिंग से एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। और इधर क्या होता है? अगर आपने कल मेरे कहने पे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, पैराग्राफ पैराथायरॉयड, थायरॉयड अगर पढ़ के आए हैं तो समझ गए होंगे कि मैंने क्या कवर कर दिया। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अरे आ रहा है सबको समझ में? गौर करिए क्या लिख रहा हूं। एब्जॉर्प्शन पहली बार हो रहा है ना, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड, और फिर ब्लड से रीअब्जॉर्प्शन में सिनर्जिस्टिक, एक साथ कौन हेल्प कर रहा है? हार्मोनल प्लस विटामिन, है ना, कॉन्जुगेंट की तरह दोनों मिलकर। तो समय समय पे बोन मैट्रिक्स रिप्लेस होता है, नया बनता है। नया कौन बनाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ विच एलिमेंट, सब्सटेंस ऑफ द बॉडी? हार्मोन एंड विटामिन। ऑस्टियोब्लास्ट perform their action of matrix forming cell under the influence of TCT and where both work synergistically. सबको आया समझ में? आ रहा है ये प्रेजेंटेशन समझ में? राइट एवरीवन? लेकिन समय समय पे मैट्रिक्स डिसॉल्व भी होता है। ओल्ड मैट्रिक्स डिसॉल्व होता है, तभी तो नया मैट्रिक्स प्लेस कर पाता है, उसको जगह लेता है उसका। तो ओल्ड मैट्रिक्स को जब डिसॉल्व किया जाता है बाय डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस, व्हाट प्रोसेस? और वो कौन करता होगा? बोन ईटिंग सेल। कौन सा सेल? मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं, है ना। बोन ईटिंग सेल, ऑस्टियोक्लास्ट, फैगोसाइटिक सेल, अ टाइप ऑफ हिस्टियोसाइट ऑफ बोन। यस और नो? इसे ही रिवीजन कहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि हाउ टू जज, हाउ टू मैनेज द टाइम, ये भी तो सीखो क्लास में। अब आज मैंने ये बता दिया, जिस दिन मैं एंडोक्राइन पे पहुंचूंगा पैराथायरॉयड एस्केप कर जाऊंगा, कहूंगा रेफर टू टॉपिक हिस्टोलॉजी। अरे यस और नो? हाँ, उस समय फिर जो होता है ना, कुछ बच्चे उस समय जागेंगे और ज्वाइन करेंगे। सर तो पढ़ाती नहीं, बीच बीच में छोड़ देते
अरे मेरी बात आ रही है समझ में? जो समझ जाता है फिर वो समझ जाता है, जो नहीं समझता है वो फिर वो कुछ नहीं हो सकता। बस मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ, नथिंग कैन बी डन। आ रहा है समझ में? मतलब आई कांट हैंडल यू लाइक अ बलून, कि मोटिवेशन के नाम पे रोज फुग्गा फुलाऊं ऐसा, और खुश खुश हो रहे हो आप, यस आई विल डू, आई विल डू, 3 दिन बाद फिर ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब एक बार बात होती है वो शुरू फिर। सो नाउ पैराथायराइड इज गोइंग टू हैंडल द अदर पार्ट ऑफ द कॉइन। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि बोन का मैट्रिक्स जब डिसोल्यूट होता है, डिसॉल्व होता है, ओल्ड मैट्रिक्स रिप्लेस होता है। नाउ द क्वेश्चन, तो बोन का मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाना मतलब क्या? बस उसके कैल्शियम पार्ट हट जाए, नरम पड़ जाएगा। प्रोटीन प्रोटीन तो सब वो बनते रहेंगे, कोई और काम कर रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? मेन है 68-70% राउंड फिगर कैल्शियम, इनऑर्गेनिक कंपोजिशन, सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम हटा, बोन मैट्रिक्स डिसॉल्व हो गया, अब नया फिर बनेगा। डिपोजिशन ये कराएगा तो ओल्ड मैट्रिक्स से जो बचा कैल्शियम था उसको वापस, है ना, कुछ समय के लिए वापस ब्लड में कौन पहुंचाएगा? क्योंकि पैराथॉर्मोन का काम है टू कीप द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, और कैल्सिटोनिन का काम है टू कीप द कैल्शियम लेवल इन बोन। बोथ आर एंटागोनिस्टिक, बोथ आर। एक होता है लिटरेचर लिखवाना, कभी कभी प्रेजेंटेशन, टैबुलेट पैटर्न, फ्लो चार्ट, मैं शुरू में सब बोल चुका हूं आपको, तो साल भर प्रूव हो जाएगा, लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना, फॉलो करना सीखो। पैराथॉर्मोन वापस पहुंचा रहा है फ्रॉम फ्रॉम मैट्रिक्स टू प्लाज्मा, या बोन टू ब्लड। यहां होता है, दिस इज कॉल्ड रिसॉप्शन। क्या कहते हैं इसे? रिसॉप्शन। अच्छा, यहां होता है एब्जॉर्प्शन। यहां क्या होता है? तो गौर करिए, ये अकेला काम करता है, ये रिसॉप्शन भी करता है और एब्जॉर्प्शन। नाउ दिस इज आर्बिट्री प्रेजेंटेशन। ये रहा थायराइड ग्लैंड, और उसके अंदर ही लोब ऑफ पैराथायराइड ऐसा रहता है। मैं एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बना रहा हूं, एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूं बस, अभी मुझे मुद्दे पे पहुंचना है। तो पैराथायराइड प्रोड्यूस पीटीएच, एंड पीटीएच is responsible to increase कैल्शियम। टॉपिक ये चल रहा है इन ब्लड। इंक्रीज कैसे? टू नॉर्मल, टू किसी कारण से ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है। इन केस जब तक बाहर से सोर्स आए, खाने पीने सोर्स, तब तक बॉडी कोलैप्स थोड़ी कर जाएगा, वो तुरंत रिजर्वायर किससे लेगा? स्टोरेज बैंक। और कौन है हमारे शरीर के लिए? बोन, स्केलेटन सिस्टम। तो तुरंत वो चाहेगा, एक बोन तो है लेकिन सिर्फ बोन, ये तो एक हिस्सा मैं बता रहा हूं कि पैराथॉर्मोन तुरंत इमीडिएटली बोन मैट्रिक्स पर अटैक करेगा कि भाई साथ दो, हमारा कैल्शियम लौटाओ। दिस इज द बैलेंस, लिया था लौटाओ। क्योंकि कैल्शियम सिर्फ हड्डी को बनाने के लिए नहीं, ब्लड को कोआगुलेट करते समय भी चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन में चाहिए, नर्व इंपल्स कंडक्शन के दौरान चाहिए, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के दौरान चाहिए। सबको आ रही मेरी बात समझ में? देयर आर मेनी मेटाबॉलिक पाथवेज वेयर कैल्शियम इज गोइंग टू एक्ट एज कोफैक्टर। तो द टारगेट ऑफ पीटीएच, अब सिर्फ मैं पीटीएच की बात कर रहा हूं, ये तो दोनों को कोरिलेट करके डिस्कशन चल रहा था, अभी सिर्फ मैं पीटीएच की बात करूं तो उसकी जिम्मेदारी है, टारगेट है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाकर नॉर्मल तक पहुंचाना। और ऐसा करते हुए वो एक हाइपर कैल्सिमिक कैसा हार्मोन है? याद रखना पड़ेगा, रटने वटने से कोई रटना नहीं है, तो कंसेप्ट है ना, मैं आपको बिल्कुल जैसा समझा रहा हूं वैसा लिटरेचर लिख रहे हैं। और इसके लिए अब उसका टारगेट बॉडी में सिर्फ बोन नहीं है,
अलग अलग जगह से वो चाहेगा, एंड दोज आर, एक जो दिख रहा है बोन तो है ही, इसके अलावा ये क्या है, इंटेस्टाइन, इसके अलावा किडनी में पीसीटी रीजन, किडनी में नेफ्रॉन्स के जो पीसीटी रीजन है वहां से कैल्शियम, है ना, रीअब्जॉर्प्शन तो होता ही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, यस और नो, मूविंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से 70-80% अलग अलग तरह के आयनिक फॉर्म्स, इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रो एब्जॉर्ब होते हैं, उनमें कैल्शियम भी होगा, उसको और बढ़ावा दे देना अल्टीमेटली, जिससे विद इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम तुरंत बॉडी अपना रिकंसाइल रिवाइव कर ले कैल्शियम लेवल को, एंड दैट्स द फीडबैक, दैट्स द फीडबैक। सबको आई बात समझ में? तो देखिए हम पढ़ क्या रहे थे, कहां पहुंचे, कुछ मैंने आज कहा था, आई प्रॉमिस यू कि आज की क्लास सब्जेक्ट सिर्फ नहीं डील कर रहे हैं, दिस इज नाउ क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट्स। पढ़ा क्या, कैसे पढ़ा, और अब आया समझ में? डिड एनीवन नीड्स रैंकर्स बैच? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, मतलब अरे मतलब जूलॉजी में चाहिए क्या? अरे नहीं, फिर मैं क्या मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एम आई राइट और नॉट? सबको आ रहा है समझ में? बस अल्टीमेट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें। अब तो तुम क्वेश्चन, आज हफ्ते भर बाद तुम कोई भी बुक उठा के लगाओ, 80% क्वेश्चन बनना चाहिए, मतलब मेरा पढ़ाना सफल। अरे मेरी बात आ रही है समझ में? 100% तो मुझे करवाना ही नहीं है। अरे आ रहा है, क्योंकि एक ही चैप्टर एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन थोड़ी आने हैं। ये तो ट्रेंड पिछले 5 साल का जो है उसको देख लिया, और बस मोर और लेस इन्हीं को घुमा के, लैंग्वेज घुमा घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं। यू हैव टू डेवलप योर वोकेबलरी ऑफ द सब्जेक्ट, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, उसको समय दीजिए, और उसके लिए सेल्फ स्टडी के लिए समय चाहिए। क्या चाहिए? क्लास का 2 घंटे का लेक्चर हो, किसी दिन 3 घंटे पढ़ाओ, मुद्दा वो नहीं है। जिस दिन जो पढ़ लोगे उसको दोबारा और छूने की जरूरत ना पड़े, ये सोच के रोज आया करो मेरे क्लास में। सबको आए बात समझ में? ये हो गया, वी हैव गॉट दैट डिफरेंट टच टू द टॉपिक। और वाकई में एक तरह से मैंने आपके साथ एक 2% 3% हिस्सा एंडोक्राइन सिस्टम भी आज डिस्कस कर लिया। थायराइड के बारे में बाद में बात कर लेंगे आने वाले दिनों में। हाँ, लेकिन थायराइड फिलहाल कैल्शियम में किसको साथ देता है? पैराथायराइड का। किसके साथ? पैराथॉर्मोन। बीच में से कौन कूदता है? लेकिन ये साथ किसका देता है? कैल्सिटोनिन का। है ना? बैठ के पढ़ो तो एक बार तुम खुद सेल्फ ऐसा दिमाग में बनेगा आपसे भी बिल्कुल। अब इस पूरी कहानी में सपोज ये रहा ऑस्टियो ब्लास्ट, और ये रहा ऑस्टियो क्लास्ट। अभी अभी आपने देखा ये टीसीटी और एल्कलाइन फॉस्फेटेज, point to be noted, osteoblast in presence of influence of thyrocalcitonin and alkaline, ये एंजाइम भी साथ देता है। है ना? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉर मैट्रिक्स फॉर्मेशन। ठीक है, यही उसका काम है। हो तो गया, बाकी तो जानते हो, इट इज अ मैट्रिक्स फॉर्मिंग सेल, मदर सेल। कहां कैसे डायग्राम में देख लिया, बिलो दी पेरियोस्टियम और बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ से मैट्रिक्स को रिप्लेस करने में नए मैट्रिक्स। लेकिन नए मैट्रिक्स में कैल्शियम की जो डिपोजिशन से ही तो मैट्रिक्स एग्जिस्टेंस में आता है, और वो ये करता है अंडर अ फीडबैक डायरेक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। विच हार्मोन? टीसीटी। और बाकी यहां बातें हो गई, और ये थे वो टर्म। बस मैं तो कहना चाह रहा था कि अब क्वेश्चन बनाते हैं, आ रहा हूं मैं उस पर। एक्स वाई जेड, WXYZ, ऐसे टेबल बना होगा, ऐसे प्रेजेंटेशंस बने होंगे, और ABCD।
एक्स स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, है ना, यहां कुछ और लिखा है। अरे ऑप्शंस, लेकिन तुम्हें एग्जैक्ट बता रहा हूं ना कि कहां क्या, तीन घटनाएं होती हैं कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए। अल्टीमेटली कंक्लूड तो करो, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, रिसॉर्प्शन। लेकिन कौन कहां हो रहा है? अरे आया समझ में? मान के चलो अगले साल एंडोक्राइन सिस्टम से दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं, दो क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी एंडोक्राइन डिसऑर्डर का क्वेश्चन आया और हार्मोन का मेटाबॉलिक एक्शन का क्वेश्चन है, और सिर्फ यही पूछ ले। टोटल फिजियोलॉजी से मैक्सिमम मिनिमा 12 से 15 क्वेश्चन आने हैं 45 में से। 9 चैप्टर्स हैं 11th फिजियोलॉजी में, यस और नो? डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में रखो। 14 ग्लैंड्स पढ़ने हैं। कितने ग्लैंड्स पढ़ने हैं? एंड आज ही जाके देखो तो एक बार, 7 ऑर्गेनाइज, 7 अनऑर्गेनाइज्ड। पूरा चैप्टर दो हिस्सों में तो बटा है। एंडोक्राइन सिस्टम दो हिस्सों में बांट लो, ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, जीआईटी, पेनक्रियास, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, प्लेसेंटा। अरे आ रहा है समझ में? प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन अ जेस्टेटिंग मदर लेडी, यस और नो? मतलब अचानक बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, ऐसे बैठ के रिवाइज करो कैसे कैसे हमारे इंटेस्टाइन के वो एरियाज है, कौन कौन से एरिया से कौन से हार्मोन। एनसीईआरटी में 4 हार्मोन बताया, जीआईटी 8 याद कर लो, क्योंकि कोई भी बुक उठाओगे इन्हीं के नाम मिलेंगे। एंटोक्रिनिन, डुओक्रिनिन, सिक्रिटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, अरे आ रहा है समझ में, गैस्ट्रिन, और एट लास्ट जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। 4 एनसीईआरटी दिए, 4 एक्स्ट्रा पढ़ लो, उससे किडनी बाहर नहीं आ जाएगा। अरे मेरी बात आ रही है समझ में? मतलब हाँ, कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ बोल दो तो ऐसा ऐसा देखते हैं जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली उनसे। ऐसा नहीं है, मतलब ट्राई टू एक्सेप्ट द थिंग्स। तो अभी अभी आपके सामने मैंने जिस तरह से बातें रखी और ये क्वेश्चन बना, फाइनली ऑस्टियोक्लास्ट मैट्रिक्स ईटिंग सेल, बट दिस टाइम the scenario changes for the feedback. Now this time it is the PTH, which hormone? And acidic phosphatase. तो तुम्हें अब देखो, फॉस्फेटेस, फॉस्फेट तो चाहिए ही, साथ में कैल्शियम। सबसे मैक्सिमम डिपोजिशन किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। एसिडिक, डिसॉल्व एसिडिक करेगा HCl, अरे आया समझ में? अल्कलाइन में बनेगा वो, और इससे क्या होगा? dissolution of old matrix by releasing calcium in blood. Finally, to give a touch to the histological aspect, what actually we are dealing from right day one, है ना? इस डिस्कशन के साथ मैं दोबारा एहसास कराना चाहता हूं कि भले स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है अंडर द टॉपिक मूवमेंट एंड लोकोमोशन, बट स्टिल वी आर डीलिंग टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एनिमल बॉडी व्हाइल अंडरस्टैंडिंग वन ऑफ द बेसिक कॉमनेस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू टाइप, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना? उसका भी जो 2 फॉर्मेट्स एनिमल किंगडम में है, जिसमें हम दूसरा डील कर रहे थे, व्हाट इज अ बोन, हाउ अ बोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हाउ इट इज बीइंग क्लासिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय डिफरेंट फीचर्स, एंड अल्टीमेटली हाउ टू चूज अ पर्टिकुलर बोन, कैसे उसका सिलेक्शन होता है, तब जाके हम उसको सही मायने में स्टडी कर पाते हैं। और स्टडी करने पे जो एस्पेक्ट्स, जिन पहलुओं का हम सामना करते हैं, उसमें खास बात थी हेवर्सियन सिस्टम, यस और नो? और वो सारी बातें हेवर्सियन सिस्टम खुद, सेल्स के वजह से, सेल्स खुद 3 तरह के, जिनमें से एक मेन कह रहा है मैं मैट्रिक्स को बांधे रखूंगा, मैनेज करूंगा, बाइंड अप करूंगा, बट मैट्रिक्स को समय समय पे नीड रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, उस सिंक्रोनाइजेशन को कौन साथ देगा? द 2 सेल टाइप्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड,
and what they do and how they do, it's simply a different feedback. पर्दे के पीछे की, behind the screen, it's an hormonal feedback. अचानक हमारा दिमाग चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम पे जाता है, क्योंकि दैट्स द सिस्टम टू ऑफर दैट हार्मोनल बैकअप। और उसने अपने 7 ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड में से 2 को इस काम में इन्वॉल्व करा दिया। 7 ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में कौन है? ऑर्गेनाइज्ड मतलब वो जो डे 1 से हमारे शरीर में हार्मोन ही सिर्फ बनाते हैं और बॉडी के खास जगह पे लोकेटेड है, बिगिनिंग फ्रॉम हेड टिल द थोरैक्स, एब्डोमेन पार्ट 7, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, 5 तो यही हो गए, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड। उन 5 में से आज 2 का फंक्शन तो नियर अबाउट देख ही चुके हैं। किसी को कोई डाउट? याद हो रहा है? सब यहीं पर ही है? नहीं, मैंने सिर्फ पूछ लिया, मतलब ऐसा लग रहा है रात का खाना अभी आज डाइजेस्ट हुआ है। एवरीवन, सो एट लास्ट let us compare a cartilage and bone on its fundamental basis. Chondrin, Osin. This is a way of revision. और एक दिन ऐसा आना चाहिए तो रोज रोज थोड़ी इतना डिटेल पढ़ोगे, सिर्फ ये पोर्शन निकाल के रिवाइज करते करते सारी कहानी याद आना चाहिए, सिर्फ ये देख के सब याद आ जाना चाहिए क्या हो रहा है। अब आ रहा है समझ में? मतलब कैसे, मैंने सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा कि लेट अस डू कंसेप्चुअल स्टडी, हाई लेवल, लेवल 1, लेवल 2, खुद ही सेल्फ असेसमेंट हो जाना चाहिए। कॉन्ड्रिन, ऑसिन, हार्ड एंड प्लायबल, एक टच भी देना है ना एनसीईआरटी, जबकि ये हार्ड एंड, तो कंटिन्यूटी देखनी चाहिए कंटेंट्स में, जिसकी वजह से ये क्या देता है? रेजिलियंस, है ना? वही कंप्रेशन बियरिंग, रेजिलियंस वर्ड लिखो यहां, और यहां लिखो ट्विस्टिंग फोर्स। सारे बोन्स किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी आप काम कर रहे हो, बेसिकली उस पर जो दबाव, जैसे उसको सपोर्ट लिया जाता है ना, अंदर हड्डी के मैट्रिक्स में एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, थैंक्स टू दैट यूनिक अरेंजमेंट जो आज आपने जाना हिस्टोलॉजी में। तो रेजिलियंस, क्योंकि वो जो डायग्राम था वो यहाँ कोई आर्ट क्लास नहीं चल रहा था कि मैंने बना के देखो मकबूल फिदा हुसैन बन गए। मैं समझाना चाह रहा था कि पूरा कैसे स्केलेटन सिस्टम बना है, और जो इतने दिनों से कार्टिलेजेस पढ़ रहे थे वो कहाँ कहाँ किस तरह से, और सारे कार्टिलेजेस आपको किसी ना किसी जॉइंट में ही तो दिखा, यस और नो? चाहे वो जॉइंट इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाते हुए हो, चाहे प्यूबिक सिम्फाइसिस, चाहे हाइलिन कैप, जितने भी शरीर की हड्डियां हैं जहां वो एक काउंटर फेस करते हैं एक दूसरे को, डायरेक्ट हड्डी के सरफेस एक दूसरे से ना टकराए, टकरा गए तो दे विल जनरेट फ्रिक्शन ड्यू टू दोज नेचर ऑफ मूवमेंट, और फ्रिक्शन से वियर एंड टियर होगा, सो दैट्स अ डिसऑर्डर, है ना? फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस टू द एक्शन ऑफ बोन टू परफॉर्म एनी मूवमेंट, तभी तो डिसऑर्डर समझ में आएगा, क्योंकि ऑर्डर ये है और इसी में कुछ गड़बड़ हुआ, द प्रॉब्लम इज कॉल्ड आर्थराइटिस, द प्रॉब्लम इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन में जब प्रॉब्लम आने लगे, दैट्स द प्रॉब्लम कॉल्ड आर्थराइटिस, व्हिच आर ऑफ 3 टाइप्स, रिमोटॉइड, गाउटी आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस। तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों ही आर्थराइटिस है, लेकिन तीनों का ग्रास रूट रीजंस अलग अलग है। क्वेश्चन बन गया, है ना? अमंग ह्यूमन कम्युनिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मैल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम, कौन सा सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम। आ रहा है सबको समझ में? मतलब दिमाग, मैंने कहा ना, तैयार रखो उन चीजों के लिए कि किसको कहां लिंक करना है, कौन सी बात कहां जाके लिंक हो कि किस बात को जस्टिफाई करेगा। हो गया रीजनिंग, असर्शन रीजन की भी तैयारी। आ रही मेरी बात समझ में? तो रेजिलियंस, ट्विस्टिंग फोर्स, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, एवेस्कुलर, और ये कैसा है? वेस्कुलर। कॉन्ड्रोसाइट्स आर इन अ ग्रुप, है ना? दे आर सिंगल, यानी ऑस्टियोसाइट्स आर, जो मेन सेल ऑस्टियोसाइट्स आर सिंगल। कैविटी दोनों के पास है, लेकिन एक कैविटी में 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप में होते हैं, लेकिन वहां तो सिंगल, फिर वो अरेंज लेयर आफ्टर लेयर होते हुए एक अलग ही चीज है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये नॉन लेमेलार कैसे होते हैं, और ये कैसे होंगे? लेमेलार।
नॉन लेमेलार, लेमेलार। फिर लिखे हेवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट, सॉरी एब्सेंट, यहां पर प्रेजेंट। हेवर्सियन सिस्टम एब्सेंट, इधर लिखेंगे प्रेजेंट। रिपेयरिंग पावर स्लो, रिपेयरिंग पावर फास्ट। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट्स, बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर प्रेजेंट, और इधर फाइबर्स प्रेजेंट। दोनों ही कोलाजन है लेकिन एक बंडल की तरह स्कैटर्ड। डायग्राम में सब समझा चुका था मैं कार्टिलेज में। और अभी अभी आपने बोन में देखा शार्पिस फाइबर को मैं क्यों सिग्निफिकेंटली बार बार जोर दे रहा था, क्योंकि वो सिर्फ फाइबर्स नहीं है, टफ फाइबर से प्लेट की तरह कैसे जिगजैग मैनर से, और ड्रम, मतलब वो पूरा आपके सामने था डायग्राम। सो दैट्स द डिफरेंस। सबको आया समझ में? सो दैट्स यू कुड से कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ही है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे क्या पढ़ा जाता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन फिर वही, पहले मैं स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट करूं। सबको आ रहा है समझ में? यानी कल क्या शुरू होगा, ह्यूमन स्केलेटन। सबको सिनॉप्सिस याद है? बस आज घर पे जाके एक बार, तुम्हारा होमवर्क है ना, टैली कर लो। और मी एज ए ह्यूमन माइट भी कोई पॉइंट छूट जाए मुझसे, भाई कुछ भी हो सकता है, तो वो आप आके मुझे बता दें। बाकी मुझे नहीं लगता मैंने छोड़ा है। तो कल हम शुरू करेंगे एज पर द सिनॉप्सिस ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, क्योंकि पूरे एनिमल किंगडम में सब देख लिया और खुद ह्यूमन बीइंग किस स्टेटस में है और हमारा स्केलेटन जो दो चीजों से बनता है, दोनों पे बात हो चुकी है। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर?